नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल की चर्चा देश में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इस समय जो लोगों के जुबान पर सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विषय है, अजीत पवार को भाजपा ने अपने खेमे में शामिल कर अपनी स्थिति मजबूत की या कमज़ोर की। क्या बीजेपी ने अपनी उलझनें बढ़ा ली या अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर ली? इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में हम लोग यही समझेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति घटी बढ़ी, चुनावी रणनीति में वो ज़्यादा और उलझ गई या अपनी स्थितियों को उसने बहुत ज़्यादा अनुकूल कर लिया अपने पक्ष में। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कल मुंबई में दोनों धड़ों का शक्ति प्रदर्शन हुआ और उस शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार ने भी अपने तरफ के लोगों को बुलाया और शरद पवार ने भी बुलाया। अगर विधायकों के दृष्टि से बात की जाए तो उस शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार का पलड़ा भारी रहा। उनके खेमे में 32 विधायकों की उपस्थिति मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखी गई, जबकि शरद पवार के खेमे में 16 विधायकों की उपस्थिति देखी गई। मित्रों, सवाल ये उठता है कि विधायकों के संख्या में भारी भरकम दिखने वाले अजीत पवार बीजेपी के लिए संकट मोचक हैं या फिर स्वयं संकट बनकर आए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो कि उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज शरद पवार ने दिल्ली में बैठक की और जो पोस्टर्स लगे हुए थे उस पोस्टर में एक तरह से कटप्पा और तमाम चीज़ों का प्रवेश हो चुका है। गद्दार बताया गया, उसमें अजीत पवार को और प्रफुल्ल पटेल को गद्दार बताया गया। और महाराष्ट्र वो भूमि है जिसने सदैव गद्दारों से संघर्ष किया है, इसलिए मामला काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। मित्रों, हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र वो जगह है जहाँ पे शिवाजी ने संघर्ष किया था औरंगजेब के विरुद्ध। एक तरफ औरंगजेब की विशाल सेना होती थी और एक तरफ शिवाजी होते थे। महाराष्ट्र का इतिहास नहीं है, इसलिए अगर वहाँ पे किसी का परसेप्शन गद्दार के तरीके बनता है तो बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। लेकिन मुख्य चीज़, कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। अजीत पवार ने जो बयान दिए थे, अजीत पवार ने कल जो सबसे महत्वपूर्ण बयान दिया जिसके ऊपर चर्चा कम हुई, उन्होंने कहा 2017 से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी और पार्टी के अंदर यह विचार बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जाए, लेकिन शरद पवार मामले को हमेशा रफा दफा कर दे रहे थे। अजीत पवार के इस खुलासे ने भारतीय राजनीति में शरद पवार की प्रतिष्ठा को मित्रों और बढ़ा दिया है। समझिए क्यों उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। उनकी प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ी है कि वो कुछ वर्षों से लगातार विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में 2017 से लेकर 2023 तक में शरद पवार के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। महाविकास अघाड़ी के निर्माण में उनका योगदान रहा। उसके बाद अभी अगर उनके पार्टी में टूट हुई और अजीत पवार अगर चले गए हैं बीजेपी की तरफ, तब भी वो वन मैन आर्मी की तरह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार लगे हुए हैं। तो जो आरोप था वो आरोप ये था कि अजीत पवार बैठक करना चाह रहे थे बीजेपी के नेताओं के साथ, अहमदाबाद या दूसरे अन्य कई स्थानों का नामों का जिक्र किया, लेकिन वो बैठकें स्थगित हो जा रही थी शरद पवार के हस्तक्षेप के कारण। यानी शरद पवार नहीं चाहते थे कि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे। लेकिन अजीत पवार, छगन भुजबल, अजीत पवार की अगर बात करें तो ना केवल अजीत पवार, ना केवल उनके बेटे पार्थ पवार, अपितु उनके पत्नी के ऊपर भी ईडी के कई मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में वो पूरा का पूरा परिवार ईडी के मामलों से घिरा हुआ था। इन सब चीज़ों से ही हमें लग रहा है कि राहत पाने के लिए वो संभवतः जा रहे होंगे। लेकिन मुख्य चीज़ ये है जिसके ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि उनके जाने से बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई या कमज़ोर हुई, क्योंकि जो कई बयान और सुनाई दे रहे हैं। एक तो देखिए, उन्होंने जो शरद पवार को लेकर बयान दिया कि वो 17 से ही कर रहे थे संघर्ष, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी शरद पवार को विपक्षी खेमे से अलग कर देना, या फिर जब विपक्षी खेमे की बैठक हो, हम लोग जानते हैं कि बंगलोर में विपक्षी खेमे की बैठक होने जा रही है, वहाँ पे उनकी कोई पूछ ना बचे, एक तरह से धूमिल प्रतिष्ठा के साथ वो विपक्षी बैठक में शामिल हो। लेकिन जब अजीत पवार ये बयान देते हैं कि 2017 से ही वो संघर्षरत थे बीजेपी के साथ जाने के लिए, लेकिन शरद पवार नहीं जाने दे रहे थे, अजीत पवार के इस बयान से शरद पवार की प्रतिष्ठा विपक्षी खेमे में भी बढ़ी है। और यही कारण है मित्रों कि आज
जब वो बैठक कर रहे थे दिल्ली में और उनकी बैठक जब समाप्त हुई है तो स्वयं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस में जान फूंकने वाले, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी ने जाकर उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी के इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षारत थे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। वो अपने अध्यादेश के मामले पे बात करना चाह रहे थे। पिछले बैठक में पटना में उन्होंने बात की थी, लेकिन दिल्ली में अब तक राहुल गांधी और केजरीवाल की बैठक नहीं हो सकी है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें राहुल गांधी के दृष्टिकोण को, तो केजरीवाल से तो उनकी बैठक नहीं हो रही है, लेकिन शरद पवार से बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से चिंता का विषय, ये चिंता का विषय मित्रों इसलिए है, कई मामलों से अजीत पवार प्रकरण से बीजेपी फंसते हुए नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक तो करप्शन के पूरे मामले में जो बीजेपी को लेकर आरोप लगता था कि वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर करप्शन के आरोप लगाते हैं, और जब वो नेता उनके खेमे में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनको खुशी खुशी उप मुख्यमंत्री, मंत्री तमाम पद देते हैं, मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, एकनाथ शिंदे के प्रकरण में। लेकिन जो दूसरा मामला है, सिर्फ एकनाथ शिंदे ग्रुप के तरफ से भी स्वर सुनाई देने लगे हैं। यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप में कई सारे ऐसे लोग थे जो मंत्री बनना चाहते थे और उनके सपने भी समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हुए? अजीत पवार के एक बयान को फिर से मित्रों सुनना पड़ेगा। अजीत पवार ने कल कहा था अपने विधायकों को जोश खरोश बढ़ाने के लिए कि तैयार रहिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसमें फिर से आप लोगों को कई और लोग अभी मंत्री बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अजीत पवार समूह से अभी तो टोटल वो लोग 9 लोगों उन लोगों ने शपथ ली है और कुछ लोग अभी शपथ और लेंगे। इसका स्पष्ट इशारा अजीत पवार के बयान से हो गया, और उनके इस बयान से खलबली ना केवल एकनाथ शिंदे समूह में मची है मित्रों, खलबली बीजेपी के खेमे में भी मची है। क्योंकि बीजेपी के खेमे में भी कई सारे लोगों ने अपने कुर्ते सिला लिए थे शपथ ग्रहण के लिए, और एकनाथ शिंदे समूह के भी कई लोगों ने सिला लिए थे कि अब तो आखिरी साल का समय है, जाते जाते ही मंत्री बन जाएं। लेकिन उन लोगों के अरमानों पे अजीत पवार के बयान से पानी फिर गया है। यानी जो बचे हुए सीटें हैं कहीं न कहीं पूरे मंत्रिमंडल में, वो सीटें भी अजीत पवार के खेमे को जाएगी। और अगर एक दूसरा विश्लेषण, जो दूसरी चीज़ें की स्थिति आ रही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के संबंध पहले से ही सामान्य नहीं थे मित्रों। एक विज्ञापन का विवाद आया था और उस विज्ञापन विवाद में फुल पोस्टर विज्ञापन छपा था और उसमें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में अपने पोस्टर को छपवाया था एकनाथ शिंदे ने। उस पोस्टर में एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी और प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर थी, लेकिन उसमें फडणवीस की तस्वीर नहीं थी। जब बीजेपी खेमे से आपत्ति आई और इस मामले ने तूल पकड़ा तो फिर से विज्ञापन छपा और उस विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी सहित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्लस देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीरें थीं। तो कहीं न कहीं स्थिति यह है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की संबंध आपस में पहले से ही तल्ख चल रहे थे। अभी तक तो देवेंद्र फडणवीस एकलौते तौर पे उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब उन्हें उनके समतुल्य एक और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के साथ जो है उप मुख्यमंत्री पद को शेयर करना पड़ेगा। जबकि मित्रों ध्यान रहे, नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और फिजाओं में तो ये भी चर्चा है मित्रों कि जल्द से जल्द अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं उसमें 16 लोगों के ऊपर त्वरित तौर पे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कहा है कि वो निर्णय करें, और सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई से खुल चुकी है। ऐसे स्थिति में अनंत काल तक राहुल नार्वेकर उस निर्णय को नहीं टाल सकते हैं, और जो वर्तमान की संवैधानिक स्थिति है उसमें शिवसेना शिंदे गुट के 16 सदस्यों का अयोग्य होना तय है। तो क्या शिवसेना के जब शिंदे गुट के जब 16 सदस्य अयोग्य हो जाएंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, वैसे स्थिति में एकनाथ शिंदे को जब हटाया जाएगा तो चर्चा ये भी है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बहुत तरह की संकल्पनाएं खुली हुई हैं, लेकिन मुख्य चीज़ ये है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सदन के भीतर संख्या बल इसमें जरूर मजबूत है भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार की, लेकिन जनता के बीच में स्थिति कमज़ोर है। देवेंद्र फडणवीस एक तरह से भी इसमें अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि वहाँ के जो महाविकास आघाड़ी के
तीन घटक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उसमें से दो दलों में बड़ी फूट करने में बीजेपी सफल रही है। उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट में भी बड़ी फूट डाली थी पिछले साल और एनसीपी में भी बड़ी फूट पड़ी है इस वर्ष। लेकिन यह फूट विधायकों की संख्या तक तो उचित है मित्रों, लेकिन तमाम अगर राजनीतिक विश्लेषक और जमीनी जो आकलन वहाँ से आ रहे हैं, अगर आप सोचें कि शिवसेना शिंदे गुट में 40 जो विधायक थे, एमएलएज हैं, वो सरकार में शामिल हुए थे, जमीन पे क्या स्थिति है उनकी? उन 40 विधायकों में से मुश्किल से 4 विधायक भी अगर विधानसभा के चुनाव जीत जाएं तो इसे क्रांतिकारी स्थिति मानी जाती है। यानी कम से कम उसमें से 35-36 विधायकों का चुनाव हारना तय माना जाता है। मैंने पहले भी कहा था, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में महानायक की तरह उभरे हैं, उनकी लोकप्रियता में काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है वहाँ पे, इसलिए कि उनसे आपने तमाम तरह की चीज़ें छीन ली, पार्टी का नाम भी छीन लिया, चुनाव चिन्ह भी छीन लिया, और उनके प्रति सहानुभूति फैक्टर। अब यही तमाम परिस्थितियां शरद पवार के साथ भी होने जा रही। तभी राहुल गांधी ने कहा कि कुछ विधायकों के चले जाने से शरद जी कोई अंतर नहीं पड़ता, महाविकास अघाड़ी आज भी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। और राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस मित्रों कहाँ से आ रहा है? चूँकि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई थी और वहाँ पे कांग्रेस ने अपनी जड़ें काफ़ी गहरी कर ली हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी जो आज देखने में प्रत्यक्षतः कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि पार्टी टूटी है, एनसीपी भी टूटी है, शिवसेना भी टूटी है, कांग्रेस नहीं टूटी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों का जनाधार, यानी शरद पवार का जनता के बीच में जनाधार, उद्धव ठाकरे का जनता के बीच में जनाधार और कांग्रेस के जनाधार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। और यह भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके चाणक्य अमित शाह की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। चूंकि लोकसभा की 48 सीटें हैं वो, और उन 48 सीटों पे कोई रिस्क की स्थिति ना हो, इसलिए तोड़फोड़ की घटनाएं की जा रही है और इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो ये उल्टे प्रभाव की स्थिति, और साथ ही साथ असंतोष उद्धव ठाकरे, असंतोष एकनाथ शिंदे समूह में, असंतोष भारतीय जनता पार्टी के खुद के समूह में। ऐसे स्थिति में अब जब चुनाव के लिए काफ़ी कम समय बचे हैं, तो फिर चुनाव की तैयारियां ये पार्टियां किस रूप में करेंगी, ये कुछ महत्वपूर्ण चंद सवाल खड़े हैं अभी भी। और आज राहुल गांधी के उनसे शरद पवार से मिल लेने के बाद यह भी तय है कि जब विपक्षी एकता की अगली मीटिंग होगी बंगलोर में, तो वहां पे उसी दमखम के साथ शरद पवार फिर से उपस्थित होंगे जिस दमखम के साथ वो पटना के बैठक में उपस्थित हुए थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के उस चाल को भी गहरी चोट लगी है कि विपक्षी एकता में अब शरद पवार की कोई पूछ नहीं रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों, अजीत पवार ने शरद पवार को लेकर कहा था कि उनकी उम्र 83 वर्ष हो चुकी है और पार्टी में युवा नेताओं को वो मौके नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादा समय पहले की बात नहीं, मैंने पहले भी बोला कि 4 वर्ष पहले जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे और किस तरह से कर रहे थे, मूसलाधार बारिश में भी कर रहे थे, उस कैंपेन को पूरी दुनिया ने सलाम किया था और अभी भी वो उसी तरह से फुल एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। शरद पवार ने चुनौती दे दी है उन्हें कि 83 नहीं 93 वर्ष तक में भी मैं इसी ऊर्जा के साथ रहूँगा। और जो आरोप बार बार वो लगा रहे हैं कि वहाँ पे युवा पीढ़ी को मौका नहीं दिया जा रहा है, इस आरोप का भी उन्होंने बहुत ही तार्किक खंडन किया है मित्रों। अजीत पवार कह रहे हैं कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। भाई दरकिनार किए गए नेता वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, और हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष की कितनी बड़ी भूमिका होती है। वो एक तरह से कैबिनेट मंत्री प्राप्त दर्जा की स्थिति में होता है। वो उसी तरह से वो कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल को नजरअंदाज किया जा रहा था, वो भी एक युवा नेता है, जबकि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सुप्रिया सुले को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। एक तरह से अगर देखें हम लोग तो शरद पवार ने एक तरह से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का शानदार संगम बनाया था। ऐसे स्थिति में उनके ऊपर यह आरोप लगाना कि वो युवा पीढ़ी को नज़रअंदाज करके केवल और केवल सुप्रिया सुले को प्रोत्साहित कर रहे थे और परिवारवाद के वो आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों में भी कोई गंभीरता नज़र नहीं आती है। यही कारण है कि अजीत पवार भले ही 32 विधायकों को एक तरह से उन्होंने दावा किया है कि उनके बैठक में लोग आए थे और 16 विधायक ही शरद पवार के साथ आए थे, लेकिन स्थिति ऐसी दिख रही है जो लोकतंत्र में होती है। शरद पवार संख्या नंबर गेम में जरूर अभी हारे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हार के भी जीते हुए हैं, इसलिए वो बाजीगर की स्थिति में हैं। और आज महाराष्ट्र में एक बाजीगर नहीं है, महाराष्ट्र में 2-2 बाजीगर घूम रहे हैं।
जिसने बीजेपी के तनाव में वृद्धि कर दी, और वो दो बाजीगर हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। इस स्थिति ने विपक्ष को कहीं न कहीं और ज़्यादा मजबूत हथियार प्रदान कर दिए हैं। नमस्कार मित्रों।